नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वितान, और वितान में सबसे अंतिम जो पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका नाम है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना जो एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है, और एन फ्रैंक ने जो अपनी किट्टी थी डॉल, उसको लिखा है। एन फ्रैंक की उम्र बहुत कम थी, 12-13-15 साल करीब वो जीवित रही। मृत्यु हो गई उसकी। कैसे मृत्यु हुई ये तो भगवान जाने, और ईश्वर जाने कैसे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उसने बड़ी अच्छी डायरी लिखी है, जो डायरी बाद में लिखने के पश्चात वो खो गई, क्या होगा, उसके पिताजी को मिली, पिताजी ने उसको प्रिंट करवाई। ऐसी कहानी है उसके अंदर, तो ये आपके ली गई है। इसका नाम है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में जानते हैं, क्योंकि पाठ उन्होंने लिखा, अपने बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में लिखा है। इस प्रकार से यहूदियों पर, वहां पर जर्मनी के अंदर आक्रमण हुए हैं, इस प्रकार से उनको नष्ट किया गया है वहां से। तो उनके जो यात्रा गृह में रहने के जीवन है, वो उससे बड़े अच्छे ढंग से लिखा है इसके अंदर। तो पढ़ेंगे पहले एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, एक शहर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट के अंदर, जर्मनी के अंदर। और वह हुआ 12 जुलाई 1929 को। ठीक है। मृत्यु नाजियों के यात्रागृह में हो गई उसकी। यात्रागृह जो क्या नाम से वहां के वो नाजी लोग थे, उन्होंने क्या नाम से किया, इनको पिल्ला दे दिए, इनको पीले का क्या नाम से कार्ड लगाओ, पकड़ में आ जाएंगे, यात्रागृह में डाल देते थे। उस प्रकार से बड़े वहां की स्थिति उस समय बड़ी खराब थी। द्वितीय स्थिति के टाइम की बात है। तो 1945 के फरवरी या मार्च महीने में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप लगा ले 29 से 45, 15-16 साल की उम्र आपका जीवन रहा है। और फरवरी या मार्च के महीने में आपकी मृत्यु हुई। क्या जीवन किया? एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में ये कहा गया, माना गया है कि जो एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है, उसको लोगों ने, दुनिया के लोगों ने सबसे ज्यादा पढ़ा है, पढ़ी है। एक अच्छी डायरी लिखी है। और एक है वो मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित ये कृति, अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, शीर्षक से 1952 के अंदर प्रकाशित हुई, जो उनके पिताजी ने इसको प्रकाशित करवाई थी। उसमें उन्होंने अपने खुद के जीवन और खुद के अभ्यास, खुद पर जो आप बीती है, जो घटना घटी है, वो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखी है। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म भी बनी है, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण भी हो चुका है। और ये डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है, क्योंकि एक ही डायरी थी, ऐसी डायरी थी जिसमें जीवन, वहाँ की यात्राओं का जीवन, ताजियों द्वारा यहूदियों पर जो किया गया जीवन है, उससे क्या नाम से जो लिखी गई है डायरी, बड़ी लोगों ने इसे पढ़ा है, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा है, बड़े चाव से पढ़ा है, नई जानकारियां लोगों ने देखी है। डायरी का पन्ना। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ के समय, हॉलैंड और जर्मनी और आसपास की कंट्री है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार, यहूदी होता है, बहुत कम रह गए यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। यहूदियों ने इस मध्य तरह तरह के कष्ट सहे, अर्थात युद्ध के दौरान, द्वितीय युद्ध के दौरान, उससे पहले
जो यहूदी लोग थे, थोड़े लोग थे, कम लोग थे, उन्होंने क्या नाम से जो भी थे बहुत सारी यात्राएं उनको झेलनी पड़ी थी। गुप्त तय कानून में छिपकर, गुप्त जगह रहना, छिपना, मार देंगे लोग, पकड़ लेंगे लोग हैं, और जीवन रक्षा की, उन्होंने अपने जीवन को बचाया, थोड़ा बहुत बचाया। शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से ही कई प्रकार के सारे कष्ट दिए गए उनको, मानसिक मेंटली प्रताड़ना दी गई उनको। इस प्रकार से बड़ी ही नारकी जी उनको जीवन दिया उन्होंने, भूखे रखे हैं, गरीबी और बीमारी देखी है, कई तरह की बीमारियां देखी है, मर जाते हैं लोग, बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, भूख, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला है। तो उन्होंने कई प्रकार के जो ढोर दंगरों, जानवरों जैसा अमानवीय जीवन किया, अर्थात उन्होंने क्या नाम से इस प्रकार के कठोर जीवन में उन्होंने जिया है। जर्मनी के शासक ने, जो जर्मनी का उसमें शासक था, उसने गैस चैम्बर, वो फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा है। तो वहां के जो शासक थे उसने यहूदियों को पकड़ के और गैस चैम्बर के अंदर, फायरिंग स्क्वाड के अंदर के माध्यम से इन कई यहूदियों को मरवाया है। तो इस प्रकार की घटनाएं इसके अंदर। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार, दो परिवार थे, एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे, 2 साल तक चाहे दोनों यहूदी परिवार वहां पर इधर से उधर, उधर से इधर, गुप्त स्थान जहां पर कोई देख नहीं ले, ऐसे स्थान पर छिपे रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, काम करते रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार, एन फ्रैंक का परिवार था, है ना, और जिसमें उसके माता पिता और 13 वर्षीय एन और उसकी बड़ी बहन मार्गेट, 4 सदस्य, 2 परिवार था, 2 परिवार में एक परिवार था फ्रैंक का परिवार, फ्रैंक के माता पिता और फ्रैंक की बड़ी बहन के नाम से मार्गरेट, ये 4 मेंबर थे। और दूसरा जो परिवार था, उस दूसरे परिवार में वान दंपति थे, उनका 16 साल का एक बेटा था। वान दंपति पति पत्नी हो गए और उनका 16 साल का बेटा वो भी था, इसका नाम था पीटर, 3 सदस्य, तो 4 से 7 सदस्य रहे, और 7 सदस्य के नाम से 2 साल तक इधर से उधर छुपे रहे, घुसते रहे, अज्ञातवास में रहे, मतलब 8वें व्यक्ति थे एक मिस्टर डसेल, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था डसेल, 8वां व्यक्ति था वो। इन लोगों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली, अर्थात वहां कोई व्यक्ति था, वो फ्रैंक साहब के क्या नाम से जो फैक्ट्री थी इनकी, ऑफिस था, वहां काम कर रहा था, उसने इनको पूरी तरह से क्या नाम से सहयोग दिया, मदद की, बचाने के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया। तो ये कहानी इसके अंदर थोड़ा बताऊंगा आपको, कहानी है। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिख दिया, जो अपनी किताब है, अपनी डायरी लिखने का काम। 13 साल की, 14-15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र इतना है, क्या बच्चा समझता है, क्या नहीं समझता है, लेकिन जब परिस्थिति में आदमी पढ़ता है, मुश्किल में आदमी पढ़ता है, तो उसको कई तरह की समझ, कई तरह की जानकारियां, कई तरह के अभ्यास उसको हो जाते हैं, और उन्हीं अभ्यासों को, उन्हीं क्या नाम चीजों को वो अपनी किताब में लिखता है। तो उसने क्या नाम से एन फ्रैंक ने वो चीज सारी लिखी है। यह डायरी 2 जून 1942, 2 जून की बात है, 1942, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई, दरमियान युद्ध के दौरान ही ये डायरी लिखी गई थी, यानी कि 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944, 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर 8 लोग पकड़ लिए गए, ताकि इसमें कह दिया कि भी वह यहूदी परिवार है और इस प्रकार से छिपा रहता है, इस प्रकार से काम करते हैं वहां की जो लोग हैं अज्ञात वेश में। तो सरकार को, वहां प्रशासित को पता लगा और उसने 8 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। सौभाग्य से ये डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी, बंधक में एक बच्ची, छोटी बच्ची इस तरह की डायरी लिख रही है और उसमें सारी घटनाएं वो क्या नाम से वर्णन कर रही है। तो ये पुलिस को, वहां की पुलिस को पता नहीं था,
इसी डायरी पता नहीं कैसे रह गई। 1945 1944 में एन की अकाल मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हुई इसका पता नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु इसको मान सकते हैं, कह सकते हैं मारा उसको, या क्या अवसाद में मरी या डिप्रेशन में मरी या पता नहीं कैसे मरी, पर 1945 में उनकी अकाल मृत्यु। एन की मृत्यु के बाद उसके पिता ऑटो फ्रैंक, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, ने इसे 1947 जिस साल हमारा देश आजाद हुआ में प्रकाशित करवाया। जब डायरी मिली है तो डायरी को अपने के द्वारा लिखी डायरी थी, उसको अपने पिता ने छपवाई, प्रकाशित करवाई 1947 के अंदर। अपनी डायरी में एन ने वे चिट्ठियां अपनी किट्टी नामक उस गुड़िया को संबोधित किए हैं। वो डायरी लिख दी उन्होंने, माता को, अपने पिता को, न बहन को, न भाई को, न मित्र को। उसने वो डायरी अपनी जो किट्टी थी, अपनी जो डोल थी, जो गुड़िया थी, उसको संबोधित करके लिखा है। प्यारी किट्टी, प्यारी डोल जो भी है, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी, जो के नाम से उनके समाज सही था, अच्छा दिन था, उस तरह की कोई बात नहीं थी, जाति पाति की उधर उनके नाम से लड़ाइयाँ नहीं थी। उस समय उसको क्या नाम से किसी ने वो जन्मदिन के अवसर पर दी होगी। उस जन्मदिन के अवसर पर वो डोल को अपने गोद में लेकर के, अपने साथ लेकर के, और क्या नाम से वो बोला करती थी, लिखा करती थी, उसको स्मृत किया करती थी। अर्थात उसी किट्टी को, उसी को क्या नाम से डोल को, उसी गुड़िया को उसने वो डायरी लिखी। इस डायरी में भय, जो वहां का डर है, में वो जीवन जिया है, आतंक है, किस प्रकार के आतंकी माहौल में वो जिए हैं, भूख प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें होता है। आप जानते हैं किस प्रकार से जो बच्चियां हैं, उम्र बढ़ती है, आप समझ सकते हैं तमाम तरह की जो तकलीफें उनको उठानी पड़ती है, उन तकलीफों को उन्होंने लिखा है। हवाई हमले के डर, हवाई हमला हो रहे हैं, भी चल रहा है, आकांक्षा बनी हुई है, पकड़े जाने का लगातार, कहीं गिरफ्तार नहीं हो जाए, ये पकड़ने लेते हैं उनको, तो इस प्रकार का डर उनके। 13 साल की उम्र, ये सपने 13 साल में क्या होता है, बच्चा पढ़ता है, क्या नाम से 8वीं में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता होगा, तो उस उम्र के बच्चे है, उनको किस प्रकार की तकलीफें, किस प्रकार की भूख, किस प्रकार के आतंक, किस प्रकार का हवाई का हमला, किस प्रकार का डर उनके मन में बैठा रहता है। तो ये सारी कल्पना है बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर के अंदर ही किस तरह बाहर निकल कर किस तरह से अज्ञातवास में जीना है। तो ये तमाम तरह की बातें उनके जीवन में, उस कम उम्र की बच्ची के जीवन में उसको झेलनी पड़ी, और ये बातें लिखी है। मानसिक और शारीरिक जरूरत है, इस प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जरूरतें पड़ती है, चाहे मेंटल हो, चाहे शारीरिक हो, हंसी मजाक है, युद्ध की पीड़ा है, युद्ध होता है तो युद्ध के समय क्या क्या बातें होती है, किस प्रकार का डरना होता है लोगों को, मतलब अकेलापन सभी कुछ है, अकेलापन पड़ना है, माँ बाप कहाँ है, छोटे बहन भाई दूसरा, बड़ी बहन थी उनका जीवन रहता है, उकार पड़ा, किस प्रकार के डर के उन्होंने अपना जीवन किया है। तो ये सारी बातें उसने डायरी एक पन्ना, डायरी लिखने के साथ जो लिखी है उसमें है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जीवन दस्तावेज है। अर्थात इस डायरी के अंदर क्या नाम से जो यहूदी लोग थे, यहूदी धर्म होता है, और उन लोगों को के जीवन पर जो जो कष्ट आए, जो बातें आई, वो उन पर लिखी गई है। तो यह है डायरी का पन्ना, और ये लिखिए ऐसी बातें ये मैंने आपको बताई है। और आज पढ़ते हैं हम डायरी का एक पन्ना। डायरी के एक पन्ने जो लिखी गई है बुधवार 8 जुलाई, इसकी पहली तारीख थी, बुधवार का दिन था 8 जुलाई थी 1942, 1942। किसने लिखा है? अपनी प्यारी किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी, प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीते। रविवार दिन होगा आपके लिए अच्छा दिन होगा या बुरा दिन होगा, जैसा भी रविवार के दिन याद करते। तो कहती है कि प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे रविवार बाद के दिन के बाद से बरसों बीते, रविवार को वहां निकले होंगे, भागे होंगे वहां से। इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ बीत गया है, पूरी दुनिया ही मृत्यु हो गई है। पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय में, तो
लड़ाइयाँ हो रही थी, सेनाएं जा रही थी, सेनाएं लड़ रही थी, है, तो पूरी दुनिया ही मुठभेड़ हो गई थी, है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, किट्टी में जीता है, छोटी सी बालिका, और कहती है कि ऐसे माहौल में भी मैं अपने जिंदा हूँ, बैठी हूँ, तुम देख सकते हो मुझे, लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ हूँ, कैसे जिंदा हूँ, जीवित हूँ, लेकिन कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, किस स्थान पर हूँ, ये मत पूछो वैसे। जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं बड़ी आतंकित ढंग से जी रही हूँ, बड़े अवसाद में जी रही हूँ, कैसे इस स्थिति में जी रही हूँ, ये मत पूछो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई तुम्हारी बात कर लेता है। किट्टी है, किट्टी क्या समझ रही है, संबोधित करके वो अपनी बात को लिख रही है, अपनी बात को कर रही है कि मैं जो बात कर रही हूँ तुम तो समझ नहीं पाओगे उसको, लेकिन जो भी पढ़ेगा, जो समझेगा तो क्या समझता है। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। जो भी बात हुई थी बताइए आगे क्या हुआ। 3 बजे थी, 3 बजे का समय था दिन का। हेलो जा चुका था, हेलो कोई होगा, लेकिन वह दोबारा घर से आने वाला था, काम वाला वापस उठ गया आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, किसी ने आया और दरवाजे पर घंटी बजाई। चूंकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, बालकनी जो था वहां पर बैठी बैठी पढ़ाई पढ़ रही थी और आलस्यता थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज नहीं, जिसने भी घंटी बजाई वो घंटी ने सुनी नहीं, की आवाज मैंने सुनी नहीं। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नजर आई। रसोई का जो किचन का जो मुख्य दरवाजा था, मार्गरेट की बहन, उसकी बड़ी बहन वहां पर खड़ी हुई नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी, उसकी जो बहन थी उससे बहुत गुस्से में थी, जो परिवार की पापा को ASS इंटरनेशनल संस्था है, उसका नाम है, से बुलाए जाने का नोटिस मिला है कि आपको वहां पर पता नहीं कब किसी ने कुछ कह दिया है और आपको जानकारी के लिए पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाया गया है। वह कुछ सुसाइड बोली कुछ मलिक के अंदर माँ मिस्टर वान दान को देखने गई थी, और वान दान जो मार्टिन थे और भर्ती थे अस्पताल के अंदर, तो उसकी जो माँ है उनको देखने के लिए वहां पर गई हुई थी। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर है, व्यवसाय चलता है, जो कार्गो चलता है, उसमें वो बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की पार्टनर है, और उनके अच्छे दोस्त भी है, मित्र भी है अच्छे। तो वो बीमार हुए, उनको देखने वो अस्पताल गई। मैं आवाज रह गई, आश्चर्य लगी। बुलावा बुलावा आना मतलब कुछ जानकारी लेंगे, कुछ पूछताछ करेंगे, और क्या पूछताछ करेंगे पता नहीं, क्या पकड़ में आ जाए, क्या यातना ले, इस तरह की यातना शीट में डालें। तो इस तरह से बुलावा बुलावा का मतलब है कोई घटना घटना। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। बुलावा आना मतलब कोई गलत बात। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों की तरफ से मेरी आंखों के आगे फैल गए। यातना शिविर, इसका मतलब है यात्रा शिविर में डालना, और डालने के पश्चात वहां पर किस प्रकार की जो पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, किस प्रकार की पीड़ाएं वो देते हैं, किस प्रकार की पीड़ाएं मिलती है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिसने पढ़ा है, जिसने सुना है, वो सब जानते हैं। तो वह सारे दृश्य लेखिका का में क्या आंखों में दे रहे हैं। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के विरुद्ध कैसे के पिताजी है, तो पिताजी को बुलावा आया है, और उन पिताजी को वहां पर ऐसे आत्मा से डाला जाए, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। हम उन्हें हर चीज नहीं जान देंगे, सब वहां नहीं जाने की मना कर देंगे, कोई बहाना कर देंगे कहीं, या क्या से कर देंगे। मारगोट ने उस वक्त, मारगोट उसकी बड़ी बहन थी, उससे उसने उस समय कहा था, क्या कहा था कि जब वो ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी, वो भी अपनी माँ को देख रही, माँ कहाँ गई थी, किसको मिलने गई है। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। जो बुला हुआ आ गया है, इस तरह की जो बात हो रही है, लोगों में क्या नाम से इस तरह का हो गया कि परिवार है, रह रहे हैं, कौन है, क्या है, तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमको यहाँ से कहीं जगह पे छिप जाना चाहिए। तो
हम जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है, अर्थात वानदान परिवार जिनके साथ आया होता है वो भी यहूदी थे और ये भी यहूदी थे, दो ही परिवार थे। तो इनके साथ हमको पकड़ने का क्या नाम से मौका था। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे, 7 लोग ही रहेंगे। 4 दिन के 3 वानदान उनका बेटा, वानदान का परिवार उनका एक बेटा और 4 ही एंड होके उनकी मम्मी और उनकी बहन। तो 7 लोग होंगे। मौन, उसके बाद चुप्पी छा गई। हम आगे बात ही नहीं कर पाए, आगे नहीं कर पाए। क्या बात करें, किसी बात करें। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की घड़ी लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। ऐसा माहौल था, ऐसा डर का माहौल था कि कोई बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये हेलो ही होगा, मैंने कहा था जो हेलो का व्यक्ति वो आया होगा। दरवाजा मत खोलो, दरवाजा की मत खोलो, बंद हो दो। मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और उसके वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। उसकी माँ और उसके जो पिताजी है उन्होंने हेलो से बात जो हो रही थी वो सुन ली थी, इसलिए रोकने की कोई बात नहीं। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचककर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए। कोई बात देखना पड़ता, उचक करके चुपके से अंदर से देखना पड़ता है कि क्या पिताजी आए या चोर आए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया था। पिताजी के अलावा, माता के अलावा, वानदान के अलावा अगर कोई व्यक्ति दिखता तो उसको अंदर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाह रहे थे। अर्थात उसकी माँ और वानदान ने कुछ आपस में कुछ बच्चों को से गुप्त रखे कोई से बात करना चाह रहे होंगे, तो इन दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, बेडरूम के लिए माँ और वानदान अलग से बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। वानदान के लिए था, पापा के बुलावा नहीं आया। इस दूसरे सदमे से तो मैं तो सीखने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी, अर्थात 3 साल बड़ी थी उससे। मार्गोट की बड़ी बहन थी जो। तय यह है कि लोग इस उम्र की लड़कियों को खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे ये कहा था, पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा कि ये कहीं नहीं जाएगी, बात रहेगी। अज्ञातवास, अकेलापन, जहाँ कोई देख नहीं सकते। हम कहाँ जाकर छुपेंगे, ऐसे शहर में ऐसी जगह पर कैसे जाएंगे, कहाँ जाकर छुपेंगे, कैसे रहेंगे, किसके घर में जाकर जाएंगे, किसी परिस्थिति पर दूसरे की छत पर रहते हैं, कब, कहाँ, कैसे। ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ सकती थी, नहीं पूछ सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में खुलखुला रहे थे। दिमाग में बार बार बात आ रही थी, कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। बड़ा आतंक का, बड़ा अवसाद का, बड़ा इस तरह का जो माहौल था बड़ा खराब होता है। कैसे इस पर बच्चे ने और बच्चे लोग समय झेला होगा उसका वर्णन है। मार्गोट और मेरे अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में बड़ी उसकी बहन थी और दोनों मिलकर के जो भी खास चीजें थी जो भी उनको अच्छी लगती थी वो उन्होंने एक थैले में भरी। मैं सबसे पहले अपने थैले में डायरी जो लाइन खरीद थी वो डायरी से थैले के अंदर रखी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। ये भी हमें रखी। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब मेरी चीजें बताई था। इन चीजों का महत्व नहीं, इन चीजों का मतलब नहीं है, जब हर चीजें काम आने वाली नहीं थी ऐसी चीजें भी मैंने थैले में दी, क्योंकि इतना आतंक था, अज्ञातवास का इतना डर था दिमाग में। फिर भी मुझे अफसोस है, स्मृतियां मेरे लिए पोशाक की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। जो भी यादें हैं कपड़ों से ज्यादा उसके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। क्लीमैन जो के ऑफिस में काम करता होगा उसकी बात। मिस्टर वान दान चले गए, वान दान वहां चले गए ताकि मियप को लेवा ला सके। मियप का तो भी था साथ मिलाए। मियप आई और वादा किया कि रात को एक बार फिर आएगी और शाम को फिर वापस से आकर के मिलेगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवेयरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला भर लेंगे जो पैरों में पहने जाते हैं, तो एक चीज भर करके वो उनके यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे प्लेट से में सन्नाटा छा गया। सुबह कोई आवाज ही, कोई बोलना नहीं, शांत। हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा नहीं। पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे। भूख हमारी गायब हो गई, खाना हम नहीं खा पाए। मौसम अभी भी गर्म था, मौसम तुम्हारा उसमें जैसे भी होगा गर्म था, और सारी चीजें जैसे हमारे घर में यूज की जाती, तो भी अच्छी चीजें बड़े थे वहाँ की, उनका उनके लिए कोई मतलब नहीं रहा, सब अजनबी से उठ। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विद्युत मिस्टर गॉल्ड स्मिथ को किराए पर दे रखा था। गॉल्ड स्मिथ नामक व्यक्ति होगा, उसको क्या नाम से उन्होंने रहने के लिए ऊपर का कमरा दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम को धंधा नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वह रात भर देर तक वहीं पर मंडराता रहा। मियप और जॉन गियल रात 11 बजे आए। मियप 1933 से 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रहा था। काम करे थे, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में मियप जानकार थे। उसके पति जान भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए वहां से। मैं पूरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। अगला दिन देखेगी या लेगी, कहाँ जाएंगी, किस तरह से पकड़ी जाएगी। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मारगोट के जगाने पर ही। उसकी बड़ी बहन है, बहन ने उसको जगाया तभी खुली। किस्मत से ये सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही, हवाएं चलती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उससे कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस से जाने के बारे में सोच नहीं सकता था। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंटें, एक ड्रेस, उसके ऊपर एक शर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ जो गले में बांधते हैं, और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने के पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझे पूछे एन कैसा लग रहा था। तो मेरी था मारगोट ने अपने थैले में स्कूल किताबें खींच ली, पढ़ेंगे से, और वह अपनी साइकिल में चली गई। फिर वह मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह थी जहाँ भी जानी थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, जगह जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ ले जाया जाएगा। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुर्जे एकमात्र ऐसा ही जीवित प्राणी थी, मुर्जे, जिसे मुझे गुड बाय करना था। हम क्या नाम से गोल्ड स्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा, उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। बिल्ली साथ हुई, वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेब भर मीट, ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम अब बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी
बाकी कल पढ़ेंगे, बाकी कल करेंगे। तुम्हारी एन कल नोट बनाए है, कल नोट बनाए के बाद मतलब जब हम पढ़ेंगे वो तो उसने कहा कल बाकी कल पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे बेटा अगले मंडे को, इसको पूरी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। अच्छी की डायरी है, अच्छी किताब है, थोड़ा इसको पढ़ना है ध्यान से।